आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। चुनाव है पूरे देश में और पूरे देश में तमाम नेता तैयारी कर रहे हैं। कुछ नेता वो हैं जो चुनावी मैदान में हैं, जो तमाम पार्टियों के योद्धा हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और चुनावों की तैयारियां कर रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों के लिए, और इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से जीत उनकी पार्टी के कैंडिडेट को ही मिले। महाभारत का एक कार्यक्रम जिसमें सत्ता के संग्राम में पल पल बदलती तस्वीरें आप तक पहुंचाने की लगातार हरियाणा न्यूज के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ इस शो में खास मेहमान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। ज्ञानचंद जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। धन्यवाद। लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में जोश है। आप कितने तैयार हैं अपनी पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को जितवाने के लिए? कितनी आपको उम्मीदें हैं और पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी, क्या आपको लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर पल हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। संगठन जो है इतना मजबूत है कि शायद पूरे विश्व में कोई दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल के ऊपर पन्ना प्रमुख तक एक संगठन की रचना जहां हुई हो, इतनी ग्राउंड लेवल तक जाने वाली पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी है। पन्ना प्रमुख से लेकर के चाहे हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये जो इतनी सीढ़ीज़ नीचे तक तैयार की गई हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर पल हर दिन हमेशा चुनाव के मूड में रहता है और चुनाव के लिए तैयार रहता है। तो आज भी जबकि चुनाव लोकसभा का 25 मई को होने जा रहा है, हमारे हर एक कार्यकर्ता जो है अच्छे ढंग से ग्राउंड लेवल के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम, नरेंद्र मोदी जी की 10 साल की उपलब्धियाँ, या 10 साल के अंदर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया है, ये सारी उपलब्धियाँ घर घर लेकर के जा रहा है। और आज जिस प्रकार का माहौल पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बना हुआ है, पूरे देश के अंदर बना हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर आएंगी और देश के अंदर 400 से ज़्यादा सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, आप भी मोदी जी के दावों को ही आगे बढ़ा रहे हैं, बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। 10 की 10 सीटें जीतने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अभी देखते जाइए, हमारे कैंडिडेट आने के बाद पसीने छूट गए हैं बीजेपी पे। देखिए, कांग्रेस की स्थिति आप भी भली जानते हैं, मैं भी जानता हूं और जनता भी जानती है। जो कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल के अंदर अपने जिला अध्यक्ष तक तय नहीं कर पाई, ग्राउंड लेवल की तो बात छोड़ दीजिए, जिस पार्टी के अंदर सामने सबको नजर आ रहा है कि 4-4 ग्रुप बनकर के अलग अलग खड़े हैं, वो नॉमिनेशन से कैंडिडेट डिक्लेयर से पहले भी जानकारी थी, और आप जब से कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं आप देख रहे हैं कि स्थान स्थान के ऊपर अलग अलग बैठकें हो रही हैं। आज ही मैं आपके चैनल के ऊपर देख रहा था कि फरीदाबाद के अंदर करण दलाल जी अपनी अलग से मीटिंग बुला रहे हैं, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अलग से मीटिंग बुला रहे हैं, कहीं पर हमारी बहन किरण जी वो अलग से मीटिंग बुला रही हैं। तो एक असंतोष कांग्रेस के अंदर टिकटों के वितरण के बाद फैला है, और यही कारण है कि पिछले 10 साल से वो अपनी संगठन को खड़ा नहीं कर पाए। तो कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद बीजेपी को कोई टेंशन नहीं है? नहीं, हमें तो कोई बेचैनी नहीं, हमें कोई बेचैनी नहीं, हमें तो बड़ी खुशी हुई है कि जो कैंडिडेट आए हैं, कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो तैयार है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी उन कैंडिडेट्स को हराने के लिए कमर कस के बैठे हैं। आप कह रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट खुद ही उनको हराने के काम करेंगे? कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता, वो अपने कैंडिडेट्स को हराने के लिए तैयार है। हम तो हराएंगे ही हराएंगे,
भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल के अंदर, चाहे वो देश के अंदर काम किया है, चाहे वो प्रदेश के अंदर, आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास की झड़ी लगाई है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो खर्ची और पर्ची के सिस्टम को ख़त्म किया है, ऐसे ऐसे गरीब परिवारों को नौकरियां दी हैं शायद जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी, मेरे इलाके के अंदर एक छोटी सी हमारी बिटिया गांव है यहाँ नाडा साहब, उस नाडा साहब की बिटिया ने 3 बार कांग्रेस के राज के अंदर HCS का एग्ज़ाम दिया, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया। तीनों बार उसने एग्ज़ाम तो पास कर लिया, लेकिन इंटरव्यू में वो हम कभी पास नहीं हुई। पहली बार उसने आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी, 2015 के अंदर एग्ज़ाम हुए, वो एग्ज़ाम में भी पास हो गई और इंटरव्यू के अंदर भी वो सेलेक्ट हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मैं जब उससे मिला, कि मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी मैं HCS बन पाऊंगी। आप कह रहे हैं युवा भी बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि उनको बिल्कुल, पारदर्शी गरीब तरीके से नौकरी मिल रही है। युवा भी और गरीब भी, क्योंकि ऐसे ऐसे गरीब परिवारों, जब हम गांव के अंदर जाते हैं, गरीब परिवारों के अंदर जो बच्चे हैं, कभी जिन्होंने सोचा नहीं था कि बिना पैसे के, बिना किसी सिफारिश के हमारी भर्ती हो सकती है, जब उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर जाता है तो उनकी आंखों के अंदर एक खुशी झलक रही होती है और आंखों के अंदर आंसू होते हैं कि, और वो मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं कि हमें एग्ज़ाम दिया था, अपनी योग्यता के आधार पर हमें सिलेक्शन भी नहीं है, बिना कोई पैसा खर्च किए। तो आज उसी का परिणाम है कि हर गांव के अंदर 10 या 20 जवान बच्चे, चाहे वो पुलिस में है या अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर है, उन बच्चों की भर्ती हुई है और वो भर्ती होने के कारण गांवों के अंदर ये माहौल बना है। आज बच्चों के अंदर, आज बच्चों का जो पढ़ाई की और रुझान हुआ है वो बढ़ा है। वो कह रहे आप हैं कि देखिए युवा भी स्थान उत्साहित के हैं। ऊपर। बिना पर्ची बिना खर्ची योग्यता के आधार पर इतनी तमाम उपलब्धियां थी, तो रातों रात CM क्यों बदलना पड़ा? देखिए, ये पार्टी की रणनीति होती है, संगठन की रणनीति होती है। एक रणनीति के तहत कहीं आदरणीय मनोहर लाल जी को बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है, ऐसी कल्पना हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब से नायब सिंह सैनी जी आए हैं, एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में, एक लोगों के हर दिल प्यारे युवा मुख्यमंत्री के रूप में, तब से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है हर रोज दिन ब दिन बढ़ रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि मनोहर लाल जी की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, इसलिए बदल दिया गया कि नायब सैनी को लाके शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। नहीं, देखिए, विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा आज है नहीं। वो तो इसी प्रकार से अनाप शराब जो है वो आरोप लगाती है और पार्टी को इस चुनाव के अंदर लाने का प्रयास करती है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी कहीं भी किसी लेवल के ऊपर भी आज चुनाव के अंदर नहीं है। चलिए, कांग्रेस पार्टी आप कह रहे हैं चुनाव में नहीं है, लेकिन एक सवाल जो पूरे प्रदेश के लोग लगातार देख रहे थे कि उसका जवाब मिल नहीं रहा है। रणजीत सिंह चौटाला पहले तो निर्दलीय लड़े थे, आपके साथ आ गए, सरकार में लगातार हिस्सेदारी बना के रखी, गठबंधन तोड़ा, फिर भी आपने कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी और उसके बाद आपने हिसार से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है। अभी आज ही इतने दिनों बाद वो इस्तीफा स्वीकार हुआ है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इतना डिले क्यों? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बदलना चाह रही थी क्योंकि कुलदीप बिश्नोई लगातार विरोध कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को ये दिख रहा था कि रणजीत सिंह चौटाला हार रहे हैं चुनाव में, इसलिए कैंडिडेट बदला जाएगा और इसलिए ज्ञानचंद जी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे। अब हकीकत क्या है, आप बताइए। देखिए, आप अपने बात को सेल्फ कंट्राडिक्शन कर रही हैं। एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि चुनाव के अंदर प्रत्याशी बदलने की बात लोग सोच रहे थे, और दूसरा वो जो आपके मन की आशंका थी आज वो दूर हो गई होगी जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो गया है। जहाँ तक डिले की बात है, एक प्रोसीजर है, किसी भी एक MLA है, विधायक है, वो अपना रेजिग्नेशन जब भेजता है उसको व्यक्तिगत रूप में आकर के अपना जो रेजिग्नेशन है वो स्पीकर के पास देना पड़ता है। लेकिन जो उनका पहले जो उनका रेजिग्नेशन आया वो एक मैसेंजर के थ्रू आया। अच्छा।
इसके अंदर हमारे नियम कानून के अंदर है कि स्पीकर को ये वेरीफाई करना होता है कि ये जो रेजिग्नेशन है, ये जो त्यागपत्र उन्होंने दिया है, वो किसी डर के अंदर, किसी लोभ के अंदर, लालच के अंदर तो नहीं दिया। दूसरा, जो उन्होंने ये सिग्नेचर जो उस उनके रेजिग्नेशन के ऊपर हैं, क्या उन्होंने खुद वो साइन करके दिए हैं या किसी ने और ने उनका रेजिग्नेशन तो नहीं भेज दिया। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर उनको बुलाकर उसका स्पष्टीकरण होता है। मैंने पहले 23 अप्रैल को उनको बुलाया था। 23 अप्रैल को व्यक्तिगत कारणों से वो नहीं आ सके। उनका रिक्वेस्ट आई, फ़ोन आया कि मैं आ नहीं पाऊँगा, मुझे कोई और डेट दीजिए। 1 सप्ताह की मैंने डेट दी। आज वो आए, व्यक्तिगत रूप से आकर के उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ, मैंने ही इस्तीफ़ा ये भेजा है। तो तुरंत हमने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या हुआ? कैंडिडेट बदलना जा रही है बीजेपी, ऐसा नहीं है था कि वहाँ से सेव करने की कोशिश नहीं ये की? तो जो कांग्रेस पार्टी है या विरोधी पार्टियां, उनके द्वारा फैलाई जा रही अफवाहें थी जो कि निराधार साबित हुई। आप विधानसभा के रूल्स एंड गाइडलाइंस को बहुत अच्छे से समझते होंगे क्योंकि आप अध्यक्ष पद की कुर्सी पे भी हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ, अगर एक निर्दलीय कैंडिडेट जो कि रंजीत सिंह चौटाला थे, किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो क्या ऑटोमेटिकली उनकी सदस्यता रद्द नहीं मानी जाती? नहीं। देखिए, जब तक वो रेजिग्नेशन उन्होंने दिया और दूसरी पार्टी के अंदर जाने से पहले रेजिग्नेशन दिया, उस समय वो जो विधायक थे वो नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। ठीक। त्यागपत्र देने के बाद किसी भी पार्टी के अंदर वो जा सकते हैं, ऐसे सिंपल है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वो शामिल हुए, लेकिन अपना त्यागपत्र विधानसभा के अंदर देने के पश्चात। ओके, तो पहले शामिल हुए, उसके बाद में उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन था वो दिया, इसीलिए ये सारा डिले हुआ। हाँ। तो कैंडिडेट बदलने जैसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब तो जब उनका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट हो गया है। हाँ। जो मैंने पहले कहा ना आपको कि इस प्रकार से अफवाहें जो हैं, अभी आगे देखिए बहुत सारी अफवाहें जो हैं। अभी आप कल एक वीडियो शायद आपने भी सुना होगा, अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का किस प्रकार से एक वीडियो को कट करके उसके अंदर अल्ट्रेशंस करके वायरल किया जा रहा। बड़े शर्म की बात है, और उनके ऊपर आज उसका संज्ञान भी लिया गया है। जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने, उनको भी नोटिस भेजा गया है जहां से वो वीडियो वायरल हुआ है, उसकी जांच भी की जा रही है। तो इस प्रकार की अफवाहें फैलाने में कांग्रेस बड़ी माहिर है। तो इसलिए, क्योंकि आज उनको डिफीट सबसे ज़्यादा आईटी जो सेल जाना जाता है बहुत मजबूती के लिए, बहुत इंटेलिजेंस के लिए और बहुत स्फूर्ति से काम करने के लिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ही है। नहीं, देखिए, तभी तो आज देखिए, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया जो आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा प्रभाव सोशल मीडिया को हमें देखने को मिल रहा है। जहाँ सोशल मीडिया के फायदे हैं, वहाँ इस प्रकार से बहुत सारे नुकसान भी हैं। जो कुछ भी गलत चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर डाल करके लोगों को गुमराह किया जा सकता है। ठीक है, एक बात बताइए, इससे तो चलिए गुमराह किया जा सकता है, लेकिन ग्राउंड पे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं उनको हराने के लिए कांग्रेस के खुद के ही स्थानीय नेता लग गए, लेकिन कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको भी हराने के लिए उनके तमाम नेता लगे हुए हैं। हिसार से आपके कैंडिडेट रंजीत सिंह चौटाला, कुलदीप बिश्नोई बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे थे, हालांकि अब मना लिया उनको, संगठन में पद दे दिया गया भव्य बिश्नोई को। देखिए, मेरी बात सुनिए, नाराज होना एक अलग बात है, हराने के लिए काम करना एक अलग बात है। नाराजगी है मेरी को मैं घर बैठ जाता हूँ कि चलिए मैं आपके साथ हूँ, लेकिन नाराजगी को दूर किया जा सकता है। कोई गलतफहमी है उसको दूर किया जा सकता है, और वो सब आपके सामने है। कल आपने देखा जो रैली थी कल आदरणीय रंजीत चौटाला जी की, उसके अंदर कुलदीप बिश्नोई जी भी थे, भव्य बिश्नोई जी भी थे, और तमाम जो उस एरिया के हमारे उस लोकसभा के सीएम साहब खुद मनाने गए थे। नहीं, देखिए, सीएम साहब तो हर रोज कहीं ना किसी के घर चाय पीने के लिए, ये सीएम साहब की जिम्मेवारी भी है, ये उनकी बहुत खूबी भी है कि एक साधारण व्यक्ति की तरह किसी के भी आम छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर जाकर के चाय भी पीते हैं, उसके दुख तकलीफ के बारे में पूछते हैं। तो उसी नाते
वो वहाँ पर कुलदीप बिश्नोई जी के भी यहाँ भी गए, भव्य बिश्नोई जी के यहाँ भी गए, जाके चाय पी, और चाय पी करके कल वो स्टेज के ऊपर थे। वो मना लिया, मतलब अब मान गए कुलदीप बिश्नोई नहीं साथ मान हैं। गए या क्या कारण था, लेकिन वो कल स्टेज के ऊपर थे और उन्होंने कहा, सभी कार्यकर्ताओं से अपने कहा कि पहले से ज़्यादा वोटों से यहाँ पर रंजीत चौटाला जी को चुनाकर यहाँ से चुन करके भेजेंगे, और जो आदमपुर सीट है वो अकेली सीट आदमपुर, सारे अगर कहीं कमी रहेगी वो पूरी करेगी। अब कह रहे हैं चलिए कुलदीप बिश्नोई मान चुके हैं, वो तमाम कमियों को पूरा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी कमी कहीं ना कहीं ये भी लग रही है कि कांग्रेस ये कह रही है बीजेपी भी एक नहीं है, संगठित नहीं है। वो सामने से तो वो बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है, लेकिन भीतर ही भीतर बहुत सी परेशानियां हैं। अशोक तंवर को तमाम परेशानियों का सामना सिरसा में करना पड़ेगा। अब कुमारी शैलजा बहुत स्ट्रांग है और वही चुनाव जीतने वाली हैं। आपको लगता है इस दावे में दम है? देखिए, कुमारी शैलजा बार बार अपनी लोकसभा क्यों बदल रही? पिछला चुनाव उन्होंने यहाँ से लड़ा था, अंबाला से। अगर वो सिरसा क्यों गई? अगर वो लोकप्रिय होती तो वो अपनी लोकसभा से लड़ती। आज वो सिरसा में जाकर के फिर से दोबारा, आपको याद होगा, उनका बयान भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो आज फिर लोकसभा के अंदर चली गई। लोगों को ये पता है कि वो सिर्फ एक जो फेस सेविंग के लिए वहाँ पर गई हैं, लेकिन वहाँ पर उनके आधार के अंदर या उनकी वहाँ प्रतिष्ठा के अंदर मुझे नहीं लगता कि लोग उनके साथ खड़े होंगे। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा कि शैलजा जी और हुड्डा जी की जो आपस की मित्रता है, एसआर के गुट वर्सेस हुड्डा मित्रता है, वो आप सब लोग जानते हैं और उसका हम यहाँ भुगत चुके हैं। कुमारी शैलजा जी यहाँ पर 5 साल अंबाला लोकसभा से सदस्य रही। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, इसीलिए पंचकूला के अंदर एक ईंट भी नहीं लगी, क्योंकि कुमारी शैलजा यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है। अगर यहाँ विकास हो गया तो उसका फ़ायदा, उसका श्रेय कुमारी शैलजा जी को जाएगा, इसलिए पंचकूला के अंदर विकास नहीं हुआ। तो आज जहाँ इस लेवल तक जाकर के आपस के अंदर मित्रता हो, तो फिर वहाँ सिरसा के अंदर तो बहुत लोग, हुड्डा जी की भी बहुत बड़ी फौज खड़ी है वहाँ। आप कह रहे हैं कि ये आपस में ही लड़के खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभय सिंह चौटाला जो बहुत ही दबंगई से अपनी तमाम बातों को कहते हैं, विधानसभा में भी हम देखते हैं किस तरीके से बात करते हैं वो। हालांकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि विधानसभा में इस लहजे में कोई बात करे, लेकिन करते हैं, उनका अपना स्टाइल होगा। वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम एजेंसी से बचने के लिए मनोहर लाल जी से सेटिंग कर ली और सबसे कमज़ोर कैंडिडेट करनाल में दिया। वो चाहते हैं कि सिर्फ रोहतक जीते, बाकी कुछ भी हो देखा जाएगा। नहीं, देखिए भाई अभय सिंह चौटाला जी की अपनी एक कार्यशैली है, अपना उनका एक स्टाइल है। कौन किसके साथ मिला हुआ है, कौन किसके साथ नहीं मिला हुआ, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो अभय सिंह चौटाला जी ने ये कहा कि बहुत वीक कैंडिडेट, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जो भाई बुद्धराजा हैं, जो वहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, निश्चित तौर पर एक बहुत कमज़ोर प्रत्याशी हैं और उनकी एक शुरुआत है एक अभी। और हमारे आदरणीय मनोहर लाल जी एक परिपक्व, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी संगठन के लिए और समाज सेवा के लिए दी है, उनके मुकाबले पे बुद्धराजा कहीं ठहरते नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कोई अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है या राहुल गांधी ने दिया है, किसने उम्मीदवार बनाया है, ये तो उनकी अंदरूनी जानकारी होगी। लेकिन ये बात आपकी सही है कि बुद्धराजा जी आदरणीय मनोहर लाल जी के सामने बहुत वीक कैंडिडेट। तो अभय चौटाला कह रहे हैं बार बार, हम तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। एक सवाल ये भी है, बहुत ही नज़दीक थे आपके, बहुत ही खास थे, सीएम साहब की 7 वाली कुर्सी पे डिप्टी सीएम बन के बैठे थे, गठबंधन तोड़ दिया आपने, अभी आंखें दिखा रहे हैं आपको आजकल दुष्यंत चौटाला। नहीं, देखिए राजनीति में है, राजनीति के लिए अपनी पार्टी के लिए उन्होंने क्या करना है, उसकी क्या रणनीति रहती है, किस प्रकार से उन्होंने कार्य करना है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, अपनी पार्टी को किस तरीके से वो चलाते हैं।
लेकिन गाय तो गई गई तो गई, खूंटा भी फाड़ ले गई, इस तरीके की बातें कह रहे हैं। कौन सा खूंटा पाड़ लिया? कौन सा खूंटा पाड़ लिया? अरे खूंटा तो मेरी यही है। कुर्सी तो गई ही गई, सीएम की भी कुर्सी चली गई साथ में। नहीं, ये नहीं कह सकते आप कि सीएम साहब की कुर्सी उनके कारण गई है। वो तो ये मान रहे हैं ना कि उनके नहीं। कारण गई है, देखिए, तो गलतफहमी दूर कर दीजिए दुष्यंत चौटाला की। गलतफहमी तो अब लोग दूर कर देंगे, हमें करने की जरूरत नहीं है, जनता दूर कर देगी। तो दुष्यंत चौटाला की गलतफहमी दूर करेंगे। बिल्कुल। देखिए, वो पार्टी केवल सत्ता के लालच के अंदर, उस पार्टी के अंदर कुछ लोग चिपके हुए थे, उस पार्टी के अंदर लोग खड़े हुए थे। आज आप देख रहे हैं कि हर रोज कोई जो बड़े से बड़े कार्यकर्ता, इवन जब एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ही चला जाए, आज हमारी पार्टी के अंदर अशोक सेरवाल जी जो राष्ट्रीय महामंत्री थे, उनके जो प्रदेश के महामंत्री थे उनके, वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए हैं। कोई ऐसा बचा नहीं है वहाँ व्यक्ति जो उस पार्टी के साथ खड़ा हो। तो उस पार्टी की स्थिति को आप भली भांति जानते हैं। कुछ स्कोप नहीं है उनका। आप जब रिजल्ट आएंगे फिर आपको मैं बता दूं, आप बता देना कि उनके कितने परसेंट आए। ठीक है, तब भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन दुष्यंत चौटाला बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अभी किस हाल बात ही को में लेकर? वो किस कह रहे हैं बात? भाई हम तो दिखा देंगे हम में कितनी ताकत है, चुनावों में हमारे नतीजे क्या आते हैं। और लगातार जो एक चर्चा घोटालों को लेकर चल रही थी, आपने भी अक्सर सुनी होगी, जब सरकार साथ मिलकर चलाते थे तो बहुत से घोटालों का जिक्र अभय चौटाला ने खुद विधानसभा में भी किया। तमाम तरीके से आरोप लगातार लगते रहे, लेकिन बावजूद इसके और ना कोई जांच हुई, ना कोई एप्लीकेशन आप कह रहे हैं आप लोगों के पास पहुंचे। लेकिन अभी हाल ही में नायब सिंह सैनी साहब ने ये कहा कि कोई एप्लीकेशन आएगी तो हम जांच करवाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। किसी पर आरोप लगाना बड़ी आसान बात है, लेकिन जब व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति लिख करके देता है तो उस आरोपों की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर आ जाती है। ठीक कहा है मुख्यमंत्री जी ने, अगर कोई कंप्लेंट आएगी, कोई शिकायत आएगी किसी घोटाले के बारे में, तो उसकी इंक्वायरी होगी, जांच होगी, जो भी उसके अंदर दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। तो मतलब आपके पास कोई इससे पहले कोई शिकायत नहीं है, क्लीन अभी चिट तक है दुष्यंत चौटाला? अभी तक जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक कोई ऐसी पाक कंप्लेंट नहीं साफ इमेज के हैं क्या दुष्यंत चौटाला? है जी। पाक साफ इमेज के हैं दुष्यंत चौटाला? देखिए, ये जनता जानती है सब कुछ, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। देख, अच्छे युवा उभरते हुए राजनेता हैं। अजय चौटाला जब से सरकार बनी बाहर ही नजर आ रहा है, कभी वापस तो गए नहीं, लेकिन वो अभी आंख दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को। उन्होंने जांच को लेके जिस तरीके की बात की कि सही कहा है नायब सिंह सैनी जी ने, कुछ होगा ऐसे तो हम जांच करवाएंगे। अजय चौटाला ने साफ तौर पे ये कहा कि क्या हैसियत है मनोहर लाल की, वो तो एक आम वोटर है मेरी तरह, वो किस हैसियत से कह रहे हैं कि हम जांच करवाएंगे? देखिए, मनोहर लाल जी 9.5 साल तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने हमेशा कहा है कि कोई किसी प्रकार से कोई शिकायत आएगी तो उसकी जांच कराएंगे। केवल वो आदेश नहीं दे सकते, वो सुझाव भी दे सकते हैं। कोई अपनी लिखित के अंदर अपनी रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं कि अगर ये शिकायत आई तो इसकी जांच होनी चाहिए। अगर अजय चौटाला जी को हैसियत की, जहाँ तक उन्होंने कहा कि उनकी क्या हैसियत है, वो हम जानते हैं, हमारी पार्टी जानती है, हमारा नेतृत्व जानता है। आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे सबके एक सम्मानीय और एक बड़े कद के नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और पार्टी को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब 4-4.5 साल मिलकर आप सरकार चलाएं, जब आप गठबंधन तोड़ दें, तो क्या ऐसी भाषा का प्रयोग शोभा देता है? नहीं होना चाहिए जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है तो सद्बुद्धि मिलेगी क्या आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि मिलेगी या नहीं, अब लगातार इस तरीके से प्रहार करते रहेंगे। लेकिन तमाम नेता आप देखिए छोड़ के जननायक जनता पार्टी से निकल रहे हैं बाहर, और चर्चाएं ये भी हैं कि तमाम विधायक मेजॉरिटी
वो भी बाहर निकलने के फिराक में हैं। अभी नहीं निकल रहा है क्योंकि विधानसभा सदस्यता तक रद्द हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कब तक और इंतज़ार करना पड़ेगा? और जितने विधायक हैं जो लगातार नाराज़ चल रहे हैं, खुले मंच से बोलते भी हैं, हम पूर्व सीएम मनोहर लाल जी की लगातार तारीफ़ भी करते हैं, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है उनके दिल में, वो नेता कब छोड़कर तमाम पार्टियों में शामिल होंगे, चाहे बीजेपी या कांग्रेस? ये तो वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता कि कब वो शामिल होंगे। ये उनकी क्या प्लानिंग है वो वही नेता बता सकते लेकिन कुछ तो जानकारी हैं। नहीं, हम आपके तो पास जब भी हमारी होगी। पार्टी में आएंगे उनका स्वागत करेंगे। लेकिन तैयार हैं आप स्वागत करने के लिए? स्वागत करेंगे जब वो हमारी पार्टी के अंदर आएंगे। चर्चाएं तो हैं, आप भी जानते हैं, आपसे भी छिपी नहीं है, यानी कि आप भी तैयारी में ही हैं। ठीक है, देखते हैं नहीं, कब तक देखिए, आएंगे, लेकिन आना तो है ही। देखिए, सम्मानीय विधायक हैं, चुन करके आए हैं, उनका एक अपना रुतबा है, उनके आने से निश्चित तौर पर पार्टी को बल मिलेगा, लेकिन वो कब आते हैं, कैसे आते हैं, वो उनका निर्णय है, वो वही तय करेंगे। ठीक है, चलिए उनको तय करने देते हैं, लेकिन चुनावों की बात पर हम वापस आते हैं। आप कह रहे 10 की 10 सीटें हम जीतने का ना सिर्फ हमने लक्ष्य रखा है, बल्कि उस लक्ष्य को पूरा करने का काम भी हम लोग करने वाले हैं। और सबसे बड़ी मजबूती आपको क्या लगती है कि उसको पूरा करने के लिए क्या पॉइंट जो है आपके लिए सबसे पॉजिटिव साइड में जा रहा है? देखिए, सबसे पॉजिटिव जो हमारा साइन है वो 10 साल का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल, 10 साल के अंदर 10 साल की उपलब्धियां, 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिए गए ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, चाहे रोड कनेक्टिविटी को लेकर के लीजिए, रेल कनेक्टिविटी को बात करिए, एयर कनेक्टिविटी की बात करिए, देश की अर्थव्यवस्था की बात करिए। अर्थव्यवस्था में भारत जो 11वें नंबर के ऊपर था, हम आज 5वें स्थान के ऊपर हैं और जल्दी ही हम देश के दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो जन कल्याण की योजनाएं शुरू हुई हैं, चाहे वो जनधन योजना थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी, चाहे वो आयुष्मान कार्ड है, चाहे वो हर घर नल, हर घर जल है, हर घर शौचालय है, ये जो गरीब कल्याण की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की हैं, मैं समझता हूं कि इन योजनाओं के फलीभूत होने के कारण गांव से लेकर, गरीब से लेकर के शहर के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, हर गरीब व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। तो मोदी जी ही नैया पार लगाएंगे, बाकी और किसी चीज़ से उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, देखिए, मोदी जी हमारे पार्टी की नहीं, देश की नैया भी पार लगाएंगे। वही देश की नैया पार लगाएंगे। देश के अंदर जो 10 साल के अंदर कार्य हुए हैं, आप 60 साल का इतिहास निकाल करके देखिए कि 10 साल बनाम 60 साल, कहीं ना कहीं 10 साल जो है वो भारी पड़े। इसीलिए मोदी जी ही लोगों को चाहिए। अब मैं नहीं कह ग्राउंड रहा, में आप ये जब मैं जाते नहीं हैं तो कह रहा, लोग ये मोदी केवल मैं नहीं कह रहा, ये देश की जनता कह रही है, देश का प्रत्येक वासी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी। आप जाइए, आपने तो सर्वे घर घर जाकर के करते हैं आप, मैं भी कई बार आपके इस टीवी चैनल पर देखता हूँ, हर आदमी कहता है कि वोट और किसको हमारे देंगे। सर्वे से ज्यादा सटीक सर्वे होता नहीं है किसी का। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वोट, जब आप पूछते हैं वोट किसको देंगे, वो बोलते हैं मोदी को। और पार्टी कौन सी है हमें नहीं पता, पार्टी कौन सी है, कैंडिडेट से हमें कुछ नहीं लेना देना, हमने तो वोट मोदी को दिया। ठीक है, भले ही लोग ये कहते हों, लेकिन पिछली बार आपने नारा दिया 75 पार, हमने अपने सर्वे में दिखाया 40 से ऊपर नहीं जाने वाले। जब नतीजे आए तो वो यही नतीजे आए। और जब सर्वे दिखाया तो बहुत से नेताओं के फ़ोन भी आए मुझे, और वो कहने लगे कि ये तो बहुत गलत किया आपने, गलत दिखा दिया, हम 75 जीत रहे हैं, हम 80 जीत रहे हैं, हम 82 जीत रहे हैं। मैंने बस इतना ही कहा कि नतीजे आएंगे तब बात करेंगे। 40 से ऊपर गई ही नहीं भारतीय जनता पार्टी। अब जो आप 10 की 10 जीतने का दावा कर रहे हैं, रोहतक को मान रहे हैं कि वाकई जीत जाएंगे? क्योंकि रोहतक तो अब कांग्रेस के लिए किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे हारेंगे नहीं हम। देखिए,
ये बात वो पिछली बार भी कहते थे कि रोहतक तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। वो बाकी पिछली चाहे बार तो ये भी कहा कि हमें तो धोखे से हरा दिया, नहीं, रात धोखे 12 से बजे नहीं। तक आपने रिजल्ट घोषित नहीं किया, नहीं, काउंटिंग ही देखिए, चलती रही और फिर धोखा अगर करके जितवा अगर दिया धोखे से जिताया गया होता, देश के तमाम न्यायालय खुले हैं, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, कहीं पर भी उन्होंने जाकर के अपील की हो, कोई ये कहा हो कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, आज तक उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन ये कहना कि धोखे से हराया, ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने स्वीकार वहीं पे उसको स्वीकार किया है और उनको खुशी खुशी हार को स्वीकार करना चाहिए। और अब की बार भी रोहतक के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी अवश्य विजयी होगी और पहले से ज़्यादा वोट। आपके रोहतक में भी अवश्य विजयी होगी, कांग्रेस कह रही है, हालांकि इसका तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन ज्ञानचंद जी, आप देखिए तमाम जगह पर, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर आपके नेता जा रहे हैं, आपके कैंडिडेट्स जब जा रहे हैं तो विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपने भी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, लगातार आपके तमाम कैंडिडेट्स हों, बात चाहे अरविंद शर्मा की कर लीजिए, बात आप अशोक तंवर की कर लीजिए, रंजीत चौटाला की कर लीजिए, धर्मवीर सिंह की कर लीजिए, बंटू कटारिया, हालांकि उन्होंने कहा कि वो विरोध नहीं था, वो बस वैसे ही अपनी बात अपने हमारे सामने रख रहे थे, लेकिन हर जगह पे विरोध है। आप क्या कहेंगे, ये विरोध है या नहीं? देखिए, ये विरोध प्रायोजित विरोध है, ये किसी किसान के द्वारा विरोध नहीं है। किसानों का नाम लेकर के, किसानों के रूप में अपने आप को पेश करके कुछ राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए वो इस प्रकार के हथकंडे जो हैं वो अपना रही हैं। किसान देश का अन्नदाता है, किसान हमारे साथ खड़ा है। लोकतंत्र के अंदर एक तरीका होता है कि अपने लोकतंत्र के अंदर आप अपनी बात रखिए, दूसरों की बात सुनिए। आपको मताधिकार का हमारे संविधान के अंदर राइट दिया गया है, आप अपने मत के द्वारा अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, उसको रोकने का अधिकार आपको नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रायोजित जो ये विरोध है किसानों के नाम पर, ये किसानों को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। और जो मैं समझता हूँ कि वही 20-30 लोग हर जगह जाकर के किसान के नाम पर जाकर के विरोध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तो किसान आपके साथ हैं, मतलब किसान आपके साथ हैं, खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। तो जी, ये पंजाब में बैठे धरने पर, बिल्कुल जिनको हरियाणा पे आपने रोक दिया, ये भी आपके साथ हैं? देखिए, ये हमने नहीं रोका हुआ, वो बैठे हैं, पंजाब के अंदर बैठे रहे। नहीं, जब आप पूरा बॉर्डर सील कर देंगे, आम लोग तो कहते हैं कि इतने तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे इतनी कड़ी सुरक्षा नहीं होगी, इतने कड़े बंदोबस्त नहीं होंगे, इतनी सीलिंग वहाँ पे नहीं की होगी जितनी ये अंबाला और पंजाब में कर दी गई है, हरियाणा पंजाब में कर दी गई है। आम आदमी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई बंद नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये भी जो लोग बैठे हैं ये प्रायोजित है, किसान के रूप में किसान का नाम लेकर के उनको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये किसान नहीं है। किसान तो अपने खेत के अंदर गेहूं काट रहा है, वो खेत के अंदर मंडियों के अंदर गेहूं लेकर के जा रहा है, अपना पूरे साल का इंतज़ाम कर रहा है। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं उनके पास या तो खेत ही नहीं होंगे। आप कह रहे हैं किसान नहीं है, लेकिन बैठे तो हैं ना। आप देखिए तो वहाँ वो तो एक सोनीपत बॉर्डर पे पहले बैठे। राजनीतिक मैं कहूँगा जो वहाँ पर बैठ करके राजनीतिक पार्टियाँ कुछ कर रही हैं, वो उनका एक अपना तरीका है। देखिए, सोनीपत बॉर्डर पे बैठे इतने महीने बैठे ही रहे, तमाम लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ, अब यहाँ अम्बाला में बैठ गए, क्या सही है? मैं जो वहाँ पर लोग बैठे थे वो भी ना किसी के द्वारा प्रायोजित थे। अब देखा वहाँ से जो वहाँ इतनी देर रहे, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आरोप तो ये भी लगे, अब सच हैं कि झूठ हैं, कि वहीं कहीं ना कहीं से उनको फंडिंग होती थी। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता जी। लेकिन वो किसान नहीं थे। किसान नहीं थे। आप कह रहे हैं विरोध भी जो आपके कैंडिडेट्स का हो रहा है वो प्रायोजित है, वो है, किसान नहीं वो है। प्रायोजित है। आपके जो बहुत ही खास वाले मित्र थे चौटाला, दुष्यंत चौटाला एंड पार्टी,
वो भी कहीं ग्राउंड में जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, कहीं काले झंडे दिखा रहे हैं, गाड़ियां रोक के आगे नहीं जाने दे रहे। उस विरोध के बारे मैंने में क्या कहा कहें? ना, ये जो प्रायोजित विरोध हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का भी हो रहा है, जननायक जनता पार्टी का भी हो अच्छा, रहा आप है। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला के विरोध को भी प्रायोजित मानते हैं? बिल्कुल मैं उसको मानता हूँ। अगर ये लोकतंत्र के अंदर जब चुनाव सामने है, अगर आपका किसी भी व्यक्ति से विरोध है, किसी पार्टी से विरोध है, किसी पार्टी की नीतियों से विरोध है, आप उस विरोध को, जो लोकतंत्र के अंदर हमें संविधान के अंदर मत डालने का अधिकार दिया गया है, वो मत डाल करके अपना विरोध करिए। अगर आपके विरोध में दम होगा, अगर ज़्यादा लोग उसके विरोध करने के पक्ष में होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, जिसके पक्ष में आप मत डालेंगे। चलिए, आप अगर मेरी आप वोट की ताकत से जवाब दीजिए, इसे प्रायोजित प्रोटेस्ट से नहीं। हाँ जी। लेकिन एक सवाल आपके जवाब से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे, इतना सॉफ्ट कॉर्नर दुष्यंत चौटाला के लिए आपके दिल में अभी भी, क्या दरवाजे फिर से खोलेंगे उनके लिए? नहीं, ये तो वक्त बताएगा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन एक सरकार के अंदर एक कार्यक्रम के तहत मिलकर के 4 साल काम किया है, एक पार्टी के मतलब एक सरकार के बीच में, जब तक सरकार ने उचित समझा वो चलती रही है। अब अलग अलग हुए हैं, ये कोई पहली बार नहीं है, बहुत कई बार पार्टियां मिलती हैं, अलग होती हैं, ये कोई पहली बार लेकिन नहीं है। अलग हो गए फिर भी आप गलत नहीं बोलेंगे उनके लिए? नहीं गलत उनके तो लिए मैं भी किसी, हमदर्दी है आपके देखिए दिल में? गलत तो मेरा ये स्वभाव है कि मैं किसी भी पार्टी के बारे में या व्यक्ति के बारे में कभी गलत नहीं बोलता, लेकिन ये है कि हमदर्दी है दुष्यंत चौटाला की? नहीं, हमदर्दी मेरी सबके साथ है, केवल दुष्यंत चौटाला जी नहीं, कांग्रेस के लोगों के साथ भी हमदर्दी है। बेचारे कई साल से 10 साल से बाहर हैं, अब 10 साल और बाहर रहना पड़ेगा, उनसे भी हमदर्दी है। सबके लिए हमदर्दी है। हाँ। चलिए, जीत के लिए आश्वस्त हैं? हाँ बिल्कुल अपने बिल्कुल योद्धा अंबाला से बंतो कटारिया को जितवाने के लिए पूरी देखिए, कमर कस ली है आपने? बिल्कुल। पिछली बार 2,75,000 वोटों से जीती थी, अब की बार 4 लाख वोट से जिता करके हम बंतो कटारिया जी को यहाँ से भेजेंगे, और जो 10 की 10 हरियाणा प्रदेश की सीटें हैं वो जीत करके 10 फूलों की माला, और जो 400 फूलों की माला बनने वाली है, जो नरेंद्र मोदी जी के गले में डलने वाली है, उसमें 10 फूल हरियाणा के होंगे और 1 फूल यहाँ अम्बाला लोकसभा का होगा। चलिए, देखते हैं अब 4 जून को लोग क्या तय करते हैं। लेकिन आपने जो तय किया, आपने जो प्लान किया, हमारे साथ इस तमाम चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी आपका। और तमाम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप गुरुग्राम से आए और मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी को आपने सुना, जो बहुत ही बेबाकी से अपने तमाम जवाब हमें देते हुए नजर आए। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर ज्ञानचंद गुप्ता जी से हमने बात की। साफ तौर पे ये भी ज्ञानचंद जी ने आज समझा दिया कि आखिर रंजीत चौटाला के इस्तीफे को स्वीकार करने में इतना समय क्यों लगा। रंजीत चौटाला का इस्तीफा मंजूर करने के बाद पहली बार एक्सक्लूसिव बातचीत हरियाणा न्यूज़ के जरिए ज्ञानचंद गुप्ता जी से हमने करी, और उन्होंने तमाम चीज़ें को बताया, उस प्रक्रिया को बताया जिसके तहत इतना समय लगा। ना सिर्फ उस प्रक्रिया के बारे में बात हुई, बल्कि प्रदेश के तमाम अन्य राजनीतिक मुद्दे, चुनावों की पूरी तैयारी, और किस तरीके से किस कैंडिडेट का जो विरोध हो रहा है उसमें कितनी प्लानिंग और प्लॉटिंग किन्हीं पर्टिकुलर संगठनों की है, इस बारे में भी उन्होंने बात की। लेकिन वो भी साफ तौर पे 400 पार और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने की बात कहते हुए यहाँ पे नजर आए। अब वाकई में आपने क्या डिसाइड किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस के लिए या तमाम उन नेताओं के लिए जो चुनावी मैदान में है, ये हम आप पे छोड़ते हैं। लेकिन अपना काम हम इतना ही करेंगे, तमाम जगह की हकीकत आपको बताएंगे और तमाम नेताओं के दिलों की बात आपको लगातार बताते रहेंगे। अब आपको किसकी बात सही लगती है, किसकी बात गलत लगती है, या किसकी बात में वाकई दम लगता है, नतीजा आपका है, फैसला आपका है, और ये तमाम चीज़ें आप ही को डिसाइड करनी है। फिलहाल मेरे साथ महाभारत के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।